नमस्ते बच्चों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 6 रेखीय समीकरण। लेकिन इससे पहले समीकरण से संबंधित कुछ बातें हम कक्षा 6 में सीख चुके हैं। आइए हम इन्हें एक बार दोहराते हैं। इन चित्रों को देखिए और इन चित्रों को देखकर ये बताइए इसमें कितनी पेंसिल हैं, और इसी के आधार पर हम ये बताएंगे आपको कि संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षरों का प्रयोग हम कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो चित्र 1 में देखिए कितनी पेंसिल है। चित्र 1 में 2 पेंसिल हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। और चित्र 2 में देखिए कितनी पेंसिल दी हुई हैं। चित्र 2 में दी हुई हैं हमारी 3 पेंसिल। और चित्र 3 में कितनी पेंसिल दी हुई हैं? 1, 2, 3 और 4। चित्र 3 में हमारी 4 पेंसिल दी हुई हैं। अब आप देखिए चित्र 4 को। चित्र 4 में कितनी पेंसिल दी हुई हैं? हाँ, ये एक पेंसिलों का बंडल है। इसको गिनना थोड़ा आसान नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चित्र 4 में कुछ पेंसिल दी हुई हैं। और यहाँ पर हम कुछ को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? कुछ को हम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब आप दूसरा चित्र देखिए। इस चित्र में देखिए चित्र 1 में, ये चित्र 1 जो है किसका चित्र बना हुआ है? ये एक वर्ग का चित्र है। और चित्र 1 में वर्ग की एक भुजा कितनी दी हुई है? एक भुजा की नाप इसमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर। और चित्र 2 को देखिए और बताइए इस भुजा की नाप कितनी है? इस भुजा की नाप दी हुई है 4 सेंटीमीटर। और चित्र 3 में भुजा की नाप कितनी दी हुई है? चित्र 3 में भुजा की नाप नहीं लिखी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ सेंटीमीटर। यानी कि हम ये अंदाज़ लगा रहे हैं कि इस वर्ग की जो भुजा है इसकी नाप कुछ सेंटीमीटर है। तो इसमें हमने क्या लिख करा? चित्र 3 में वर्ग की भुजा की जो कुछ सेंटीमीटर लंबाई है उसको हम y सेंटीमीटर के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। अब आप इस सवाल को देखिए। राम के पास 45 रुपये थे। उसे अपनी बहन शीला से कुछ रुपए मिल गए। कितने रुपए मिले हैं? शीला से कुछ रुपए मिल गए। अब उसके पास कुल कितने रुपए हो गए? तो राम के पास पहले कितने रुपए थे? 45 रुपये थे। और शीला ने उसको कितने रुपए और दे दिए? शीला ने उसे कुछ रुपए और दे दिए। अब आप ये अंदाज़ लगाइए कि पैसा मिलने से पैसा जो है राम के पास बढ़ा या घटा? राम के पास जो आप शीला ने पैसे दिए उससे राम के पास पैसे बढ़े, यानी कि हम उसमें जोड़ करेंगे। और कितने पैसे मिले? हमें कुछ पैसे मिले हैं। तो हमें ये नहीं पता कि कितने पैसे हैं। तो राम के पास कुल रुपए हो गए 45 प्लस कुछ। और कुछ को हम यहाँ x रुपए के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। तो हमने जो 3 एग्जाम्पल देखे उससे हम किस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि प्रयुक्त अक्षर a, y और x अक्षर संख्याएं हैं। जो संख्याएं हमें ज्ञात नहीं होती हैं उन्हें हम अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। अब है हमारा चर राशि। ऐसी अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है वे चर राशि कहलाती हैं। एक बार दोबारा समझने का प्रयास कीजिए। ऐसी अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थिति में बदलता रहता है वे चर राशियां कहलाती हैं। और इन्हें हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के x, y, z, a, b आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। और हम इन्हें हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे क, ख, ग, या, रा, ला, वादि व आदि अक्षरों से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। अब इसी क्रम में दूसरी है हमारी अचर राशि। ये इसके विपरीत वे अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान हर परिस्थिति में अपरिवर्तित रहता है वे अचर संख्याएं या अचर राशि कहलाती हैं।
और इन्हें हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इन्हें हम प्रदर्शित करते हैं अंकों से, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि से प्रदर्शित करते हैं। अब है हमारा व्यंजक। व्यंजक को हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, और आप जब इन उदाहरणों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो व्यंजक को आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ है छड़ की कुल लंबाई बराबर x + 5 सेंटीमीटर। कौन सी छड़ की लंबाई? ये जो आपको चित्र में दिखाई गई है। चित्र में ये पूरी यहाँ से यहाँ तक एक छड़ है। इस छड़ की आधी जो पीले रंग से दिखाई गई है, इसकी लंबाई है x सेंटीमीटर, और ये जो दूसरा हिस्सा है ये है 5 सेंटीमीटर। और पूरी छड़ की लंबाई कितनी होगी जब हम इस पूरे को जोड़ देते हैं, यानी x + 5 सेंटीमीटर। और यह छड़ की लंबाई किस किस के योग से बनी? यह x और 5 के योग से प्राप्त किया गया है। और यहाँ x + 5 हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो क्या है? ये एक व्यंजक है। ये आपको क्लियर हो गया? अब आप दूसरा देखिए। ढक्कन, ये एक हमारा पेन है और इसमें ढक्कन की लंबाई दिखाई गई है x - 12 सेंटीमीटर। ये कैसे प्राप्त हुई? ये हमारे पूरे पेन की लंबाई दी हुई है x सेंटीमीटर, और ढक्कन के नीचे के जो हिस्सा है उसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो ढक्कन की लंबाई कितनी होगी? पूरी लंबाई में से ये नीचे का हिस्सा यदि हम घटा देते हैं तो हमें ढक्कन की लंबाई प्राप्त हो जाती है, और हमें ढक्कन की लंबाई प्राप्त हुई है x - 12 सेंटीमीटर। और यह x - 12 किस किस से प्राप्त हुआ है? यह x से 12 घटाने से प्राप्त किया गया है। यहाँ x - 12, ये जो आपका है x - 12, ये क्या है आपका? ये है आपका एक व्यंजक। और इसमें छड़ की लंबाई कितनी थी? x + 5, ये भी क्या था? एक व्यंजक। अब तीसरा एग्जाम्पल है, एक बॉक्स का मूल्य 5 रुपये है, तो x बॉक्स का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ होगा x बॉक्स का मूल्य होगा 5, और x को हम जब गुणा कर देंगे तो हमें 5 जो है 5 बॉक्स का मूल्य पता चल जाएगा, x बॉक्स का मूल्य पता चल जाएगा। एक बॉक्स का मूल्य 5 रुपये, x बॉक्स का मूल्य 5 और x के गुणा से प्राप्त रुपए होंगे हमारे 5x। यहाँ 5x भी एक व्यंजक है। तो हमने ये जो तीनों उदाहरण देखे, इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला? कोई चर या अचर संख्या, चर के बारे में आप जान चुके हैं, अचर संख्याओं के बारे में भी आप जान चुके हैं। तो कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। और गणितीय संक्रियाओं के निशान आप जानते हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये क्या हैं? आपके गणितीय संक्रियाओं के चिन्ह हैं। अब हम पढ़ेंगे समीकरण के बारे में। समीकरण व्यंजक के चर पर वह प्रतिबंध है जिसमें चर के विशिष्ट मान के लिए दोनों पक्षों के व्यंजकों के मान बराबर होते हैं। यानी हम जो चर का मान लेंगे उसको अगर हम दोनों पक्षों में रखते हैं तो हमारे दोनों पक्षों के मान हमें बराबर प्राप्त होते हैं। यही हमारी जो है समीकरण का सिद्धांत है। तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा हल कर देखते हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है x + 7 = 12। यहाँ x के हमने अलग अलग मान लिए हुए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके आधार पर हमारे x + 7 का क्या क्या मान आता है ये देखिए। यदि हम x की जगह 1 रखते हैं तो हमारा इसका हल आता है 1 + 7 = 8। अगर हम x की जगह 2 लिख देंगे तो हमारा उत्तर कितना प्राप्त होगा? 9। और जबकि दूसरी साइड या दूसरे पक्ष में हमारा मान कितना है? 12। तो दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहे हैं। फिर हमने 3 लिया तो ये हो गया 7 और 3 10, इधर 10 हो जाएगा और दूसरे पक्ष में हमारा मान प्राप्त हो रहा है 12। यानी ये भी जो है x जो चर का जो विशिष्ट मान है ये दोनों समीकरण के दोनों पक्षों को संतुष्ट नहीं कर रहा है। फिर हमने 4 लिया तो ये हो जाता है 11, इधर 11 होगा, ये 12 होगा, तो ये भी नहीं है।
और अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं तो ये हमारा इस पक्ष का जो मान है वो कितना प्राप्त होगा हमें, 7 और 5 12। और समीकरण के दूसरे पक्ष का मान भी कितना है, 12। यानी कि समीकरण के दोनों पक्षों के मान हमें बराबर प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा जो विशिष्ट मान है चर का वो कितना आया हमारा, 5। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि समीकरण के 2 पक्ष होते हैं और उनके बीच में समता का निशान होता है। समता का निशान क्या हुआ, बराबर वाला जो निशान होता है। दूसरा हमने समझा समीकरण चर के जिस निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है वह मान समीकरण का हल कहलाता है। तो ये बात हो गई हमारी पूरी समीकरण के बारे में। और आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ऐसे समीकरण के बारे में जिसमें चर की जो अधिकतम घात है वो 1 होती है, अर्थात रेखीय समीकरण के बारे में हम आज पढ़ेंगे। समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात 1 होती है तो ऐसे समीकरण को हम रेखीय समीकरण कहते हैं। उदाहरण के द्वारा अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण में देखिए, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और इसमें हमें ये बताना है कि ये रेखीय समीकरण है या नहीं है। और इसको आप तभी बता पाएंगे जब आपके दिमाग में ये रेखीय समीकरण की जो परिभाषा है ये क्लियर होनी चाहिए। इसकी कौन सी बात क्लियर होनी चाहिए, यानी कि चर की अधिकतम घात 1 होती है। तो अब आप देखिए 11 + 12 = 23। क्या यह एक रेखीय समीकरण है? यह रेखीय समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें चर तो है ही नहीं। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, x + 4 = 6। क्या यह एक रेखीय समीकरण है? यह एक रेखीय समीकरण है क्योंकि इसमें ये चर है और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1। तो यह एक रेखीय समीकरण है। अब आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए, 2x² + 5 = 7। क्या यह एक रेखीय समीकरण है? यह रेखीय समीकरण नहीं है। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी दिखाई है, 2, और जबकि रेखीय समीकरण में अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1। तो यह भी रेखीय समीकरण नहीं है। ये देखिए 2x + 4 = x - 7। क्या यह एक रेखीय समीकरण है? यह रेखीय समीकरण है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी दिखाई गई है, 1। तो अब आप समझ गए होंगे रेखीय समीकरण को हमें किस प्रकार पहचानना है। कथनों से समीकरण को बनाना। कौन सी समीकरणों को? रेखीय समीकरणों को बनाना। किसी संख्या का 3 गुना और 11 का योग 32 है। यहाँ पे हमें संख्या नहीं पता है तो हम मान लेंगे, माना संख्या बराबर x। अब हमें जो ये लिखा है उसी के अनुसार अपना काम करते रहना है। क्या लिखा है? संख्या का 3 गुना, यानी हम संख्या को कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो प्रश्नानुसार संख्या का 3 गुना और 11 का योग, इसमें हमें 11 को जोड़ना है और ये कितना प्राप्त होता है हमें, 32। तो 3 और x की गुणा हो गई तो ये हो गया 3x + 11 = 32। तो कथनों के अनुसार हम इस प्रकार से समीकरणों को बना सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा है, राधा के पिता की आयु उसकी आयु की, किसकी आयु, यानी राधा की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है। राधा के पिता की आयु 48 वर्ष है। तो हमें पहले किसकी आयु पता होनी चाहिए, राधा की आयु। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना राधा की आयु बराबर हो गई हमारी x वर्ष। प्रश्नानुसार अब हम इसे करते हैं।
राधा के पिता की आयु उसकी आयु की 5 गुना। राधा की आयु का 5 गुना कितना हो जाएगा? 5 गुना x। 5 गुने से 7 वर्ष कम है। पहले 5 गुना करना है और उसमें से 7 को कम करना है, -7। तो ये किसके बराबर आएगी? ये आएगी राधा के पिता की आयु के बराबर। और राधा के पिता की आयु कितनी दी हुई है? 48 वर्ष। तो ये हो गया हमारा 5x - 7 बराबर 48। अब इसी क्रम में हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। संख्या x और 4 का योग, योग मतलब इनको जोड़, किसके बराबर है? 11 है। तो ये हमारा सीधा हो गया x + 4 बराबर 11। चौथा सवाल देखिए, एक संख्या x के चौथाई में से 4 घटाने पर, तो संख्या का चौथाई कितना हो गया? संख्या x का चौथाई बराबर हो गया x/4। इसमें से कितना घटाना है? 4 हमें घटाना है। तो प्रश्नानुसार ये हो गया x/4 - 4, घटाने पर हमें प्राप्त होता है 5। तो ये हमारी अगली समीकरण प्राप्त हो गई। अब है, यदि x के 1/3 में 3 जोड़ दें, किसके तिहाई में? 1/3 में x का। तो x का x का 1/3 बराबर हो गया x/3। और ये कह रहा है 1/3 में हमें कितना जोड़ना है? 3 जोड़ दीजिए। तो ये हो गया x/3 + 3, और जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है? 25। तो इस प्रकार हमारे समीकरण, हम जो है कथनों को पढ़ते जाएंगे और अपनी समीकरणों को बनाते जाएंगे। अब है रेखीय समीकरणों को हल करना। तो रेखीय समीकरण को हल करने के लिए हम किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं? रेखीय समीकरण को हल करने के लिए हम तुला सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। तुला मतलब तराजू, जो कि सभी बच्चे जानते हैं। तराजू के जो दोनों पलड़े होते हैं, ये क्या होते हैं? समीकरण के दोनों पक्षों को प्रदर्शित करते हैं। और ये जो इसकी डंडी है, जो अगर ये 36 है तो ये समता के निशान को प्रदर्शित करती है। जिस प्रकार तराजू के एक पलड़े में हम बाट रखते हैं, तो उतना ही भार हमें उसके दूसरे पलड़े में भी रखना पड़ता है। किस लिए? जिससे कि हमारी तराजू बराबर रहे। इसी प्रकार से हम जो समीकरण हल करते हैं, तो जो संख्या हम एक पक्ष में लिखते हैं, वही संख्या हमें दूसरे पक्ष में भी लिखनी पड़ती है। अब है, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या या पद को घटाकर, जोड़कर, गुणा करके या शून्येतर समान संख्या से भाग करके रेखीय समीकरणों को हम किस प्रकार से हल करते हैं। ये है हमारा x + 3 बराबर 7। तो इसको हल करने के लिए, x को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से 3 को हटाना पड़ेगा। 3 को हटाने के लिए हमें एक पक्ष में से 3 को घटाना पड़ेगा। जब हम एक पक्ष में से 3 को घटाएंगे तो हमें दूसरे पक्ष में से भी 3 को घटाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका x + 3 - 3 बराबर 7 - 3। दोनों पक्षों में हमने क्या किया है? इसमें दोनों पक्षों में से हम इसमें 3 को घटाएंगे। तो ये आ गया हमारा x बराबर 7 में से 3 गया, कितना बचा हमारा? 4। तो इस प्रकार से हमने 3 यहाँ भी घटाया और 3 यहाँ भी घटा दिया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, ये है x - 5। तो इसमें x को अलग करने के लिए 5 हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए हम इसमें 5 को जोड़ेंगे। और किधर जोड़ेंगे? दोनों पक्षों में। तो ये हो गया हमारा x - 5 + 5 बराबर 9 + 5।
तो 5 से 5 कट गया प्लस माइनस, ये बचा x बराबर 9 में से 5 गए 9 और 5 14, ये प्लस में है तो 9 और 5 14 हो गए हमारे, 9 10 11 12 13 और 14। अब है हमारा ये 5x बराबर 25, यहाँ को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में 5 से भाग करेंगे, तो इसमें भी हम भाग करेंगे, तो 5 से 5 कट गया और 5 और 20, तो x का मान आ गया हमारा 4। और दूसरा है इधर से 4 को हटाने के लिए करेंगे, तो इसमें हमें 4 से करनी पड़ेगी गुणा, 4 से 4 कट गया और ये आ गया आपका 4, तो x बराबर 4 और 4 की गुणा 4 में करेंगे 16। तो इस प्रकार से हम समीकरणों को हल करेंगे तुला सिद्धांत के द्वारा। रेखीय समीकरण को पक्षांतर के द्वारा हल करना। समीकरण के एक पक्ष की संख्या को आवश्यकता अनुसार विपरीत चिन्ह के साथ, इसमें जो ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है क्या है, विपरीत चिन्ह के साथ दूसरे पक्ष में रखा जा सकता है और इस प्रक्रिया को हम पक्षांतर कहते हैं। यदि कोई पद हमारा धनात्मक है तो दूसरे पक्ष में ले जाने पर वो ऋणात्मक हो जाएगा, अगर कोई पद हमारा ऋणात्मक है तो दूसरे पक्ष में ले जाने पर वो धनात्मक हो जाएगा। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। ये हमारा 3x + 12 बराबर 24, तो हमें क्या करना है, पहले जो है चर वाला जो पद है उसे हम एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर 24 और हमने यहाँ पे किसका पक्षांतर किया, +12 का, +12 इधर गया तो ये हो गया हमारा -12, +12 का हमने क्या किया है, यहाँ पे पक्षांतर किया है। अब ये आ गया हमारा 3x बराबर 24 में से आप 12 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। और अब हम यहाँ पे वही तुला सिद्धांत लगा देंगे कि 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 यहाँ पे गुणा में है, तो अगर हम इसमें 3 से भाग कर देंगे दोनों पक्षों में तो 3 हमारा हट जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3x/3 बराबर 12/3, 3 से 3 कट गया और 3 चौक 12, तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 4। और जब आप कॉपी में इस तरह के सवाल हल करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे भी, क्या लिखेंगे, हमने 12 का पक्षांतर किया था तो आप लिख देंगे 12 का पक्षांतर करने पर। और यहाँ पे आपने क्या किया है, दोनों पदों में 3 से भाग करने पर, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, क्योंकि तुला सिद्धांत में आपने देखा है कि आप जो भी करेंगे वो आपको दोनों पक्षों में करना पड़ेगा। अगर आप जोड़ेंगे तो दोनों पक्षों में, अगर घटाएंगे तो दोनों पक्षों में, गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में आपको करना पड़ेगा। अब है ये हमारा एक अभ्यास प्रश्न, यह है समीकरण x/3 + 5/2 बराबर -3/2 को हल कीजिए, वह उत्तर की जांच कीजिए। तो इस समीकरण को भी हल करेंगे, किस विधि से करेंगे हम, पक्षांतर के द्वारा। तो ये हो गया हमारा, पहले हम x/3 बराबर -3/2, किसका पक्षांतर किया है हमने, 5/2 का, तो ये 5/2 आ गया आपका -5/2, यहाँ पे प्लस में है, पक्षांतर करने पर ये दूसरी तरफ गया और इसका निशान बदल गया। अब आप इसे हल कर लीजिए, इसका आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, और इसे हल करने पर यह आएगा -3 - 5 बराबर -8/2, x/3 बराबर -8/2, और इसे आप काटिए तो ये कितना आ गया -4, x/3 बराबर -4। अब तुला सिद्धांत के द्वारा इसे हमें हल करना है, तो 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दीजिए इसको,
x गुणा 3/3 बराबर -4 गुणा 3, तो 3 से 3 कट गया, ये आ गया x बराबर -12। अब हमें क्या करना है, इसमें उत्तर की जांच करनी है। तो x की जगह हमें कितना लिखना होगा, -12। x/3 प्लस 5/2 बराबर -3/2। इसकी जगह लिखेंगे हम -12/3 प्लस 5/2। 3 से काटेंगे तो ये 4 बार कट गया, -4 प्लस 5/2। 2 चौक 8 प्लस 5/2। ये है आपका -8 और ये है +5। माइनस में से +5 घटाएंगे तो यह आ गया आपका -3/2। और हमारा जो दायां पक्ष है वो भी कितना है हमारा, -3/2। यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारा दोनों बराबर हमें प्राप्त हो गए हैं। यानी कि जो हमने x का मान निकाला वो सही है। अब हमने आज क्या क्या सीखा, कथनों पर आधारित रेखीय समीकरणों को बनाना, तुला सिद्धांत से समीकरणों को हल करना, पक्षांतर विधि से समीकरण को हल करना व उत्तर की जांच करना, ये सारी चीज़ें हमने आज सीखी है। और अब इसी जो हमने आज सीखा है इसी पर आपका गृह कार्य है। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास 6A के प्रश्न नंबर 1 व 2 को आप घर पर करेंगे। अगर कोई परेशानी आएगी तो आप फिर अपनी क्लास टीचर से, अपनी क्लास में जो आपको मैथ पढ़ाती है उनसे पूछेंगे। धन्यवाद।